जितेंद्र मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, आप तमाम मेहमानों के अनुभवों को आज साझा करने का भी दिन है। G20 एक बहुत बड़ा मंच है। इसके अलावा 9 और मेहमानों को, अलग अलग देशों को हमने आमंत्रित किया है। हिंदुस्तान इस मंच से सबसे बड़े 2 संदेश क्या दिए जाने की कोशिश करेगा? कि हम सब एक साथ हैं। जी। आपको सबसे पहले धन्यवाद, आपने बुलाया। सारी दुनिया इस जटिल और कठिन समय पर एक साथ है और भारत को ये जो चेयरमैनशिप मिली है बहुत एक कठिन समय पर, कोविड के बाद। बिल्कुल। तो हम अगर एक साथ ना चलें, वसुधैव कुटुंबकम, ये तो बिल्कुल जाहिर है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, ये हमारा नारा भी है G20 का। तो हम कैसे साथ चल सकते हैं, कैसे समस्याओं से जूझ सकते हैं, ये समस्या है और इसके उत्तर मेरे पास अभी तक नहीं है, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है क्या हो रहा है मीटिंग्स में। हम सिर्फ उसका कोई विश्लेषण कर सकते होने के बाद, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि चाहे वो चीन हो, रूस हो, भारत हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जो भी हो, हम एक साथ हैं। G20 ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी 2008 और 9 में, और डेट फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल क्राइसिस का उन्होंने एक फंड भी बनाया था, बहुत अच्छा था। बिल्कुल। फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते वो नीचे जा रही है। ये ना भूले कि G20 का जो शुरुआत था और आज जो है उसमें बहुत फर्क है। दुनिया को एक बड़ा मंच, क्योंकि G20 का आयोजन जितने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के भीतर हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर आज तक नहीं हुआ है। और इसी वजह से रविंदर सचदेवा जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, एक तरफ हिंदुस्तान की भव्य तैयारी, वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग का नहीं आना, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इसका इतना बड़ा आयोजन होना, इसके जरिए क्या कोई प्रस्ताव भी पास हो सकता है? खासतौर से युद्ध के संदर्भ में ये माना जा सकता है G20 की महत्ता किन किन मुद्दों पर सार्थक होगी अगर उस दिशा में ये तमाम देश एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो क्या लगता है आपको? वाह, डीप और बहुत सारे क्वेश्चंस, बट क्विकली अगर मैं रिस्क कर सकूं तो मेरे ख्याल से कोई साझा प्रस्ताव युद्ध को लेके आने के चांस कम है। बट हाँ, जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि भारत की पोजीशन स्ट्रांगर होती जा रही है। 1 साल या 1.5 साल में जब यूक्रेन और रशिया दोनों थक जाएंगे, नेटो थक जाएगा, तब कोई मीडिएटर चाहिए होगा, तो हो सकता है उस समय इंडिया की भूमिका बनेगी। तो इंडिया की भूमिका की तैयारी हो रही है, हम भी कर रहे हैं और अमेरिका भी तैयारी कर रहा है इंडिया को इंक्लूड करने की। बिल्कुल। बट बैक, जैसे आपने शुरू में कहा, दुनिया आज की तारीख में बहुत इंटरकनेक्टेड हो गई है। जैसे भी सर ने पहले कहा, मेरे विचार से फरवरी 2022 के बाद से दुनिया एक कंप्लीट नए युग में आ गई है। उससे पहले की दुनिया अलग थी। बिल्कुल। कोविड हुआ, शॉक पूरी प्लैनेट को, यूक्रेन वॉर शॉक, और आने वाले वक्त में चाइना अमेरिका वॉर। तो इन सब माहौल में दुनिया इस समय, जब एक कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, लिखा होता है मेन एट वर्क और अंडर कंस्ट्रक्शन, दुनिया इस समय अंडर रिकंस्ट्रक्शन है। ऐसे समय में भारत की लीडरशिप प्रोएक्टिव, अपनी वैल्यूज के साथ हम जितनी दे पाए, दुनिया को जरूरत है, हमें खुद भी फायदा है और हमें जरूरत है, दुनिया को भी जरूरत है सद्बुद्धि की, मिडिल पाथ की। गरीब देशों या मिडिल इनकम जिनका इतना कर्ज हो गया वो डूबते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो दुनिया एक बड़े क्रिटिकल पाथ पे भी है। बट होप होनी चाहिए कि जो सारे देश मिलकर कर सके, सारी ह्यूमैनिटी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को हम बना सके, तो ये मौका है। अदरवाइज आने वाले वक्तों में हो सकता है अगले 5-10 वर्ष में दुनिया ऐसी बढ़ जाए जो कि हम नेगेटिव सोचना नहीं चाहते, पर दुख होगा, वैसी दुनिया हम बनती भी देखेंगे। और ऐसे में हिंदुस्तान का रोल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो वन अर्थ वन फैमिली की बात करता है और इसके जरिए वन फ्यूचर, यही इस G20 का थीम भी है। सीधे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, आपके पास आते हुए, इन्होंने चाइना और अमेरिका के बीच आगामी दिनों में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है उसका जिक्र किया, लेकिन जो बाइडेन की ओर से निराशा जाहिर की गई जब चाइना के प्रेसिडेंट यहां पर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है, खासतौर से चाइना के संदर्भ में। तो जिनपिंग का नहीं आना, क्या इसके जरिए एक अलग तरह का नुकसान भी है, या फिर लग रहा है कि हम उनको रेड कार्पेट वेलकम देते और देश इसके लिए तैयार नहीं बैठा था, तो अच्छा है नहीं आ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर G20 के तमाम दूसरे देश आपस में मिलकर सार्थक बहस कर पाएंगे। चित्रा जी, बात ऐसी है कि चीन का आना या चीन के राष्ट्रपति का आना या ना आना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चीन
जो है वो जरूर नेतृत्व कर रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री जो ली क्वांग है वो नेतृत्व कर रहे हैं। मकसद ये है कि चीन कहाँ खड़ा है, चीन मल्टीलेटरलिज्म में कहाँ तक जा सकता है, या चीन बार बार बायलैटरलिज्म में, चीन ऐसे महा जो संगठन है उनमें भाग जरूर लेता है, उनमें जरूर देखता है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि विश्व के साथ है, लेकिन वो एक लाइक अ प्रेडेटर है, वो शिकारी है, वो बायलैटरल में ज्यादा विश्वास रखता है ना कि मल्टीलेटरलिज्म में। और अब जब चीन को अब छोटी छोटी चीजों को लेकर के चीन जिस प्रकार से कहता है कि आप वसुधैव कुटुंबकम कह करके, ये तो संस्कृत है, ये वो भाषा नहीं है, और क्यों आप इतने सिटीज में जाकर के ले गए, इतने सारे आपने वर्टिकल्स खोले और सबको, तो मुझे लगता है चीन को एक बात पे खटकता है कि भारत उस मकाम पर जा पहुंचा है, भारत की जो छवि है पूरे विश्व में आगे है, और जिस प्रकार से भारत ने ग्लोबल साउथ को लेकर के 125 देशों को लेकर के 10 सेशन में 2 दिन में सबको ला करके 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स को सब जगह ले जा करके, तो मुझे लगता है जिस प्रकार से भारत ने विश्व को नजदीकी लाने की कोशिश की, सिर्फ जीडीपी नहीं, मैं कहूंगा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, वो बहुत जरूरी है। और उसमें उस संदर्भ में जिस प्रकार से जो मैं कहूंगा इसकी सप्लाई चेन्स हैं, जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में यूक्रेन वॉर को लेकर के एनर्जी की क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, पोस्ट पैंडेमिक अभी भी पूरा विश्व संभला नहीं है, ऐसे इसमें भारत ने जो प्रयास किया है पूरे विश्व को साथ में ले जाने का, हम बार बार बात करते हैं सबका साथ सबका विश्वास, पर ये जो प्रयास है पूरे विश्व को ले जाने का, मुझे लगता है वहां भारत को देखते हुए, खासकर ग्लोबल साउथ और इस ग्लोबल साउथ में भारत का नेतृत्व को देखते हुए चीन को ये खटकता है। चीन के लिए अब भूमिका क्या रहने वाली है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि उसके प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर आते तो स्थितियां और अलग और अलहदा होती, लेकिन उनका नहीं आना क्या एक अलग तरह के मौके भी देता है, क्योंकि बार बार हिंदुस्तान ये बातें कहते हुए नजर आता है कि आपदा में अवसर, तो कई स्थितियां इस तरह की बन जाती हैं। मैं आ जाती हूँ सुरेश के गोयल जी सीधे आपके पास, क्योंकि ग्लोबल साउथ को दुनिया अब तक नजरअंदाज करती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब इसको लेकर जिस तरह से आगे बढ़ जा रहा है, कौन सी ऐसी बड़ी चीजें हैं जिस पर सबसे ज्यादा फोकस नरेंद्र मोदी इस बार G20 के समिट में रखने वाले हैं, खासतौर से ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर? जी देखिए, ऐसा है कि जहां तक चाइना का सवाल है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ली केक्वांग आ रहे हैं, शी जिनपिंग आते या कोई भी आता, वो उनका अपना मसला है, वो डिसाइड करेंगे कि कौन आकर के चीन के यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करेगा, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन चीन के रुख पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन कर रहा है, चीन का रुख वैसा का वैसा ही है जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में बनता है। ठीक है, ये जो G20 है, ये ऐसा मौका पर हो रहा है जबकि चीन का जो रवैया है वो पूरी तरह से एक वैश्विक व्यवस्था के लिए, ग्लोबल ऑर्डर के लिए बड़ा डिसरप्टिव हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस डिसरप्शन में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू में कहा कि हम ग्लोबल साउथ को साथ में लेकर के आएंगे, वो खाली इकोनॉमी की बात नहीं थी, वो बड़ी स्ट्रेटेजिक एक अप्रोच रही है कि अगर हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आगे सोचना है तो उसमें जब तक डेवलपिंग कंट्रीज हमारे साथ में नहीं आएंगी, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, तो ये जो खाली यूएसए का, चाइना का, रशिया का दबदबा जो रहा है, ये मामला बना रहेगा। और उस मामले में साउथ को ला करके एक पूरा मार्केटिंग प्लेस बना करके, जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांसफर हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्रेड हो, ताकि जो फ्यूचर ग्लोबल पीस है, ग्लोबल स्टेबिलिटी जो है, वो करने के लिए इस G20 की भूमिका ज्यादा रहेगी। और वही जो है प्रधानमंत्री मोदी और G20, इन दोनों का यहाँ पर ये काम रहेगा, और इसको और ज्यादा विस्तार दिए जाने का काम भी यकीनन किया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मंच, आप सोचिए हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, 125 देशों के 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधियों को इस G20 के अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए हिंदुस्तान ने इन्वाइट किया, सक्सेसफुल कार्यक्रम भी रहा। और अब वो घड़ी नजदीक आ रही है जब G20 के खास मेहमान दिल्ली में दस्तक देना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जो बाइडेन पर निगाहें लगी रहने वाली हैं, क्योंकि उनके आने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध किस तरह से और प्रगाढ़ होते हैं, ये रिश्ते आगे कैसे बढ़ते हैं, और G20 के जरिए पूरे विश्व में क्या संदेश जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।